हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहां पर क्लास 9th की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है। आज आपका इसी क्रम में अध्याय 3 है। यहां पर हम लोग अपवाह के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। तो हम लोग यहाँ पर अपवाह के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, अपवाह शब्द जो है ये किसी क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। उदाहरण के तौर पर हम लोग गंगा को ले लेते हैं। तो गंगा जो है ये मुख्य नदी है और इसमें अन्य जो सहायक नदियां हैं इसकी वो इसमें आकर मिलती हैं, जैसे यमुना है, सोन है, घाघरा है, गंडक है। ये सभी नदियां इसमें आकर मिलती हैं। तो गंगा और इसकी जो सहायक नदियां हैं ये सब मिलकर गंगा नदी तंत्र का निर्माण करती हैं, जो कि एक अपवाह है। एक नदी तंत्र के द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे एक अपवाह द्रोणी कहते हैं। अब जैसे गंगा को ही उठा लेते हैं तो गंगा तो यहाँ पर मुख्य नदी है और बाद बाकी जो इसकी सहायक नदियां हैं वो आकर इसमें मिल रही हैं। तो बाद बाकी जो इसकी सहायक नदियां और गंगा है ये किसी क्षेत्र का जल अपने साथ प्रवाहित करके ला रही हैं और अंत में गंगा में विलीन हो जा रही हैं। देखिए, किसी भी नदी की द्रोणी छोटी या बड़ी इस आधार पर मानी जाएगी कि उसमें कितनी मात्रा में उसकी सहायक नदियां आकर मिल रही हैं, कितनी मात्रा में उसमें जल आके गिर रहा है। इस आधार पर उसकी जो द्रोणी है छोटी या बड़ी मानी जाएगी। अब यहाँ पर दो नदियों के बीच में जल विभाजक के बारे में बताया गया है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जहाँ पर धारा आ और धारा बा है। धारा आ में यहाँ पर जो आ नदी है उसकी अपवाह द्रोणी दी गई है और बा में यहाँ पर बा नदी की जो है अपवाह द्रोणी दी गई है और इनके बीच में कोई ऊंचा क्षेत्र है। ऊंचा क्षेत्र या तो पर्वत हो सकता है या फिर कोई उच्च भूमि हो सकती है, जो दो अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती है। और इस प्रकार की जो उच्च भूमि होती है इसको जल विभाजक कहा जाता है। अगर हम विश्व में बात करें तो विश्व की सबसे बड़ी जो अपवाह द्रोणी है वो अमेजन नदी की है। जैसा कि आप लोगों को स्पष्ट होगा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि विश्व की सबसे लंबी नदी तो नील नदी है, लेकिन विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी जो है अमेजन नदी की है, क्योंकि अमेजन नदी में बहुत बड़ी संख्या में इसकी सहायक नदियां भी आकर मिलती हैं और बड़ी संख्या में ये अपने साथ जल को लेकर जाती है, जल को प्रवाहित करती है। इसी वजह से अमेजन नदी की द्रोणी जो है संसार की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी मानी जाती है। अगर हम भारत में बात करें तो भारत में गंगा नदी की अपवाह द्रोणी जो है ये सबसे बड़ी है। आगे यहाँ पर अपवाह प्रतिरूप के बारे में बताया गया है, इन ड्रेनेज पैटर्न्स के बारे में बताया गया है। यहाँ पे बताया गया है कि एक अपवाह प्रतिरूप में धाराएं जो हैं एक निश्चित प्रतिरूप का निर्माण करती हैं, जो कि उस क्षेत्र की भूमि की ढाल, जलवायु संबंधी अवस्थाओं और अध्यस्त सेल संरचना पर आधारित है। यानी किसी क्षेत्र का जो अपवाह प्रतिरूप है डिपेंड करता है कि भूमि का ढाल कैसा है, वहां पर जलवायु संबंधी अवस्थाएं कैसी हैं, यानी उष्णकटिबंधीय प्रदेश है, उपोष्णकटिबंधीय प्रदेश है, कैसा प्रदेश है, और वहां पर जो सेल यानी जिन सेलों पर वो नदी या उसकी सरिताएं बहती हैं वो सेल संरचना कैसी है, इस आधार पर वहां का अपवाह प्रतिरूप डिफाइन होगा। तो यह ध्रुमाकृतिक, जालीनुमा, आयताकार या फिर अरीय अपवाह प्रतिरूप हो सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्रुमाकृतिक प्रतिरूप की बात की गई है, डेंड्रिटिक पैटर्न की बात की गई है। देखिए, ध्रुमाकृतिक प्रतिरूप तब बनता है जब धाराएं उस स्थान के भूस्थल की ढाल के अनुसार बहती हैं। यानी किसी का ढाल इस तरह का है तो यहाँ की जो धाराएं भूस्थल की ढाल का अनुपालन करती हैं, उसी के अकॉर्डिंग बहती हैं। इस तरह का प्रतिरूप वहां पर बनता है। इस प्रतिरूप की विशेषता क्या है कि इस प्रतिरूप में मुख्य धारा और उसकी जो सहायक नदियां हैं एक वृक्ष की शाखाओं की भांति प्रतीत होती हैं। यानी इसमें आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मुख्य नदी है और यहाँ पर इसकी जो सहायक नदियां इसमें आकर मिल रही हैं। ऐसा लग रहा है दिखने पर कि ये इनकी वृक्ष की शाखाओं की भांति प्रतीत हो रही हैं। इस तरह का प्रतिरूप जो है ध्रुमाकृतिक प्रतिरूप बोला जाएगा। अगला प्रतिरूप है जालीनुमा प्रतिरूप। जब सहायक नदियां मुख्य नदी से समकोण पर मिलती हैं तब जालीनुमा प्रतिरूप का निर्माण करती हैं। देखिए, जालीनुमा प्रतिरूप वहां विकसित होता है जहां कठोर और मुलायम चट्टानें समानांतर पाई जाती हैं। यानी कि ऐसा क्षेत्र जहां पर कठोर और मुलायम चट्टानें समानांतर पाई जाती हैं वहां पर जालीनुमा प्रतिरूप विकसित होता है। अगला है आयताकार अपवाह प्रतिरूप। आयताकार अपवाह प्रतिरूप जो है ये प्रबल संदिग्ध शैली भूभाग पर विकसित होता है। नहीं, प्रबल संदिग्ध का मतलब क्या है कि जहां पर जो सेल हैं, चट्टानें हैं, आपस में कठोरता से जुड़ी होती हैं तो वहां पर आयताकार अपवाह प्रतिरूप विकसित होता है। अरीय प्रतिरूप या रेडियल पैटर्न ये तब विकसित होता है जब किसी केंद्रीय शिखर या फिर गुम्बद जैसी संरचना से जो धारा है या नदी है ये विभिन्न दिशाओं में प्रवाहित होती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मध्य शिखर है और मध्य शिखर से विभिन्न दिशाओं में धाराएं निकल रही हैं। तो इस प्रकार का जो प्रतिरूप है ये अरीय प्रतिरूप का उदाहरण है। अब यहाँ पर एक बात और स्पष्ट की गई है, जरूरी नहीं है कि किसी क्षेत्र में केवल कोई एक ही अपवाह प्रतिरूप हो सकता है ये चारों ही अपवाह प्रतिरूप हो या इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो विभिन्न प्रकार के अपवाह प्रतिरूप का संयोजन एक ही अपवाह द्रोणी में भी पाया जा सकता है। यही बात यहाँ पे समझाई गई है। अब आगे यहाँ पर भारत में अपवाह तंत्र ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया
तो भारत में अफवाह तंत्र के बारे में बताया गया कि भारत में कौन कौन सी मुख्य नदियां हैं और कौन कौन सी उनकी सहायक नदियां हैं, उनके अफवाह प्रतिरूप के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो भारत के अफवाह तंत्र का नियंत्रण जो है ये मुख्यतः भौगोलिक आकृतियों के द्वारा होता है और इस आधार पर भारतीय नदियों को यहाँ पर दो मुख्य वर्गों में डिवाइड किया जा सकता है। एक तो उत्तर भारत की नदियां हैं, उत्तर भारत की नदियों में हिमालय की नदियां आ जाती हैं, और दूसरा जो है प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं। हिमालय की नदियों की बात करें तो देखिए हिमालय की नदियों की सबसे खास बात यह है कि ये अधिकतर नदियां जो है 12 नदियां होती हैं, यानी इनमें वर्ष भर जल रहता है। इनमें वर्ष भर पानी क्यों रहता है? क्योंकि इन्हें वर्षा के पानी के अतिरिक्त जो ऊंचे ऊंचे शिखर हैं उनसे पिघलने वाली जो बर्फ है उनका पानी भी इन्हें प्राप्त होता है। इस वजह से इन नदियों में पूरे साल पानी रहता है। हिमालय की नदियों की बात करें तो हिमालय की दो मुख्य नदियां हैं, इसमें सिंधु और ब्रह्मपुत्र इस पर्वत श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती हैं और इन नदियों ने पर्वतों को काटकर गहरे गहरे गार्जों का निर्माण किया है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर नदी का स्रोत दिखाया गया, ऊपरी भाग से नदी निकल रही है, मध्य भाग में आकर नदी की जो गति है मंद हो जाती है तो यहाँ पर क्या है, नदी विसर्प बनाने लगती है, इस तरह के विसर्प तैयार करने लगती है और आगे चलकर गोखुर झील बनाती है और अपने सबसे निचले हिस्से में यानी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण भी करती है। यहाँ पे वही चीज बताई गई है कि ये जो नदियां हैं हिमालय वाली, जब ये हिमालय से निकलती हैं तो अपने ऊपरी जो मार्ग हैं इनमें तीव्र अपरदन क्रिया करती हैं और अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट और बालू का संवहन करती हैं, जबकि मध्य और निचले भागों में ये नदियां विसर्प, गोखुर झील और अपने बाढ़ वाले मैदानों में बहुत सी अन्य निक्षेपण आकृतियों का निर्माण करती हैं। देखिए यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट है कि अपने ऊपरी भाग में ये नदियां क्या करती हैं, अपरदन का काम करती हैं। ध्यान देना, यहाँ पर अपने ऊपरी भाग में यानी कि इन नदियों का जो ऊपरी भाग है, ये वाला जो हिस्सा है ऊपरी भाग है, यहाँ पर केवल अपरदन हो रहा है और जैसे ही मध्य और निचला भाग आता है तो वैसे ही अपने साथ लाए हुए अवसाद जो होते हैं उनका निक्षेपण करना स्टार्ट कर देती हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है, कई बार प्रश्नों में पूछा जाता है तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मध्य और निचले भाग में क्या करती नदियां, निक्षेपण का काम करती हैं और विसर्प, गोखुर झील या फिर बाढ़ वाले मैदान ये ऊपरी भाग में नहीं बनते हैं बल्कि मध्य या फिर निचले वाले भागों में ही बनते हैं। समुद्री मुहाने पर ये नदियां जो है पूर्ण विकसित डेल्टाओं का भी निर्माण करती हैं। आगे यहाँ पर प्रायद्वीपीय नदियों की बात की गई है। प्रायद्वीपीय नदियां जो है हिमालयी नदियों की तुलना में मौसमी होती हैं क्योंकि इनका जो प्रवाह है ये वर्षा जल पर निर्भर करता है। हिमालय की नदियों की तुलना में प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई कम है और ये छिछली हैं, जबकि हिमालय की नदियां जो है युवावस्था में काफी गहराई भी है ना, और इनमें लंबाई भी काफी ज्यादा है। प्रायद्वीपीय भारत की अगर हम बात करें तो प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियां जो हैं पश्चिमी घाट से निकलती हैं, यानी इस साइड से निकलती हैं और बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। यहां पर हिमालय की कुछ नदियों के बारे में बताया गया है। तो हिमालय की नदियों में सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियां हैं। ये नदियां जो है लंबी हैं और अनेक महत्वपूर्ण और बड़ी सहायक नदियां इनमें आकर मिलती हैं। देखिए यहाँ पे बताया गया कि किसी नदी और उसकी सहायक नदियों को नदी तंत्र कहा जाता है, यानी एक नदी और उसकी जो सहायक नदियां होती हैं ये सब मिलकर किसी नदी तंत्र का निर्माण करती हैं। तो यहाँ पर सिंधु नदी तंत्र की बात की गई है। सिंधु नदी का जो उद्गम है ये मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में होता है। पश्चिम की ओर बहती हुई यह नदी जो है भारत में लद्दाख से प्रवेश करती है, यानी भारत में जो लद्दाख वाला रीजन है यहाँ से ये भारत में प्रवेश करती है और इस भाग में एक बहुत ही सुंदर दर्शनीय गार्ज का निर्माण करती है। इस क्षेत्र में इसमें बहुत सारी सहायक नदियां जैसे कि जास्कर, नुब्रा, श्योक और हुंजा इस नदी में मिलती हैं, यानी कि जो आपका भारत वाला रीजन है, भारत वाले रीजन में इसमें जास्कर, नुब्रा, श्योक और हुंजा इसकी जो सहायक नदियां हैं वो इसमें आकर मिलती हैं। सिंधु नदी जो है बलूचिस्तान और गिलगित से बहते हुए, देखिए जो पीओके वाला जो पोर्शन है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, ये वाला जो क्षेत्र है, इस वाले क्षेत्र में यहाँ की बात हो रही है। तो सिंधु नदी जो है बलूचिस्तान और गिलगित से बहते हुए अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है। सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम ये आपस में मिलकर पाकिस्तान में मिठानकोट या फिर मीथनकोट इसको बोला जाता है, मिठानकोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इस सिंधु नदी की जो मुख्य धारा है इसमें झेलम, चिनाब, रावी और सतलज जो नदियां हैं इसमें आकर इसमें मिल जाती हैं। इसके बाद यह नदी जो है दक्षिण की तरफ बहती है और अंत में कराची से पूर्व की ओर अरब सागर में ये विलीन हो जाती है, यानी कि कराची के पूर्व की साइड में, इस साइड में ये अरब सागर में जाके मिल जाती है। सिंधु नदी की बात करें तो सिंधु द्रोणी का 1/3 से कुछ अधिक भाग जो है भारत के जम्मू कश्मीर, हिमाचल और पंजाब में पड़ता है और शेष भाग जो है पाकिस्तान में स्थित है। यानी कहने का मतलब यह सिंधु नदी का लगभग 1/3 हिस्सा भारत में पड़ता है और 2/3 या फिर कह सकते हैं 2/3 थोड़ा कम हिस्सा जो है पाकिस्तान और जो यहाँ से ऑरिजिन है, तिब्बत से जो ऑरिजिन है वहां पे पड़ता है। यहाँ पर सिंधु जल समझौता के बारे में बताया गया है। सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था।
इसके अनुसार भारत इस नदी प्रक्रम के संपूर्ण जल का केवल 20% जल उपयोग कर सकता है, यानी सिंधु नदी का जो जल है उसका केवल 20% जल इस समझौतों के तहत भारत उपयोग कर सकता है, और बाद बाकी 80% जल जो है ये पाकिस्तान इस्तेमाल करता है। अब है आपका गंगा नदी तंत्र। देखिए, गंगा की जो मुख्य धारा है ये भागीरथी है और ये गंगोत्री हिमानी से निकलती है। बाद में अलकनंदा जो है उत्तराखंड के देवप्रयाग में इससे मिलती है। इसके बाद इसका नाम गंगा हो जाता है। हरिद्वार के पास गंगा जो है पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। गंगा की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। हिमालय से निकलने वाली बहुत सारी नदियां आकर गंगा में मिलती हैं, जैसे यमुना है, घाघरा, गंडक, कोसी, ये सभी नदियां जो है हिमालय से निकलती हैं और अंत में गंगा में विलीन हो जाती हैं। यमुना नदी की बात करें तो यमुना नदी जो है हिमालय के यमुनोत्री हिमानी से निकलती है और यह गंगा के दाहिने किनारे के समानांतर बहती है और प्रयागराज में गंगा में मिल जाती है। देखिए, यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक, सबसे लंबी और सबसे बड़ी सहायक नदी है। घाघरा, गंडक और कोसी जो हैं ये नेपाल हिमालय से निकलती हैं। देखिए, ये नदियां जो हैं अपने ऊपरी हिस्से से भारी मात्रा में अपरदन करके लाती हैं और मध्य और निचले हिस्से में इसको निक्षेपित कर देती हैं। इसी वजह से इन नदियों के क्षेत्रों में भयंकर बाढ़ आती है, यानी इनके कारण प्रत्येक वर्ष उत्तरी मैदान के कुछ हिस्से में बाढ़ आती है। एक प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि कौन सी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि कोसी नदी की वजह से बिहार में लगातार बाढ़ आती है। इसके अलावा प्रायद्वीपीय उच्चभूमि से आने वाली नदियों में चंबल, बेतवा और सोन है। देखिए, चंबल और बेतवा ये दोनों नदियां जो हैं यमुना की सहायक नदी हैं। आप मैप में देख पा रहे हैं, ये चंबल नदी है, ये बेतवा नदी है। ये दोनों नदियां जो है अपना जल यमुना में गिराती हैं और यमुना जो है अंत में गंगा में विलीन हो जाती है। सोन नदी जो है दक्षिण की ओर से आकर गंगा में अपना सीधा जल गिराती है। ये सभी नदियां जो हैं अर्धशुष्क क्षेत्रों से निकलती हैं, इसी वजह से इनकी लंबाई भी कम है और इनमें पानी की मात्रा भी कम होती है। यहाँ पर फिर गंगा के बारे में बताया गया है कि बाएं और दाहिने किनारे की सहायक नदियों के जल से परिपूर्ण होकर गंगा जो है पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहती है और फरक्का जो है ये गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है। यहाँ पर गंगा जो है दो भागों में डिवाइड हो जाती है। इसकी एक धारा हुगली जो है गंगा की वितरिका है, ये दक्षिण की तरफ बहती है और डेल्टा के मैदान से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। हुगली नदी के किनारे ही कोलकाता नगर बसा हुआ है। इसकी जो दूसरी मुख्य धारा है भागीरथी, ये भागीरथी के रूप में प्रवाहित होती है और ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद इसमें ब्रह्मपुत्र नदी से आकर मिलती है। देखिए, भागीरथी में जब ब्रह्मपुत्र नदी आकर मिलती है तब इसका नाम हो जाता है पद्मा। फिर पद्मा के नाम से आगे बहती है और पद्मा में आगे चलकर मेघना नदी आके मिल जाती है, फिर इसका नाम मेघना हो जाता है। यानी अंतिम चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन होने से पहले मेघना के नाम से जानी जाती हैं। इन सब के बारे में डिटेल में हम लोग जब क्लास 11 कवर करेंगे तो वहां पर और डिटेल में चर्चा करेंगे। तो यहां पर वही चीज बताई गई है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र के जल वाली यह बृहद नदी जो है बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है और इन नदियों के द्वारा जो बनाया गया डेल्टा है, इस डेल्टा को सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। सुंदरबन डेल्टा का नाम वहां पर पाए जाने वाले सुंदरी नाम के पेड़ों से लिया गया है। सुंदरबन डेल्टा जो है विश्व का सबसे बड़ा और तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है। सुंदरबन डेल्टा जो है रॉयल बंगाल टाइगर का घर भी है। अब है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये तिब्बत की मानसरोवर झील के पूर्व में और सिंध और सतलुज नदी का जो उद्गम स्रोत है इसके काफी नजदीक से निकलती है। इसकी अगर लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई जो है सिंधु नदी से कुछ अधिक है, लेकिन इसका अधिकतर मार्ग भारत से बाहरी पड़ता है। यानी इसका अधिकतर मार्ग जो है चीन ऑक्युपाइड तिब्बत में पड़ता है, जैसा कि आप यहाँ पर मैप में देख पा रहे हैं। ये नदी यहाँ से निकल रही है और हिमालय पर्वत श्रृंखला के समानांतर ये पूर्व की ओर बहती है। ये हिमालय रेंज है, तो हिमालय पर्वत श्रृंखला के समानांतर ये पूर्व की ओर बह रही है और पूर्व की ओर बहते हुए अरुणाचल प्रदेश में नामचा पर्वत शिखर के पास पहुंचकर ये अंग्रेजी के यू आकार जैसा एक टर्न लेती है और एक गार्ज के माध्यम से अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। देखिए, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो नाम से जाना जाता है। जिस समय ये नदी नामचा पर्वत शिखर के पास यू टर्न लेकर अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तब उस समय इसका नाम दिहांग होता है। आगे चलकर इसमें दिबांग, लोहित और कैनुला ये दूसरी सहायक नदियां आकर मिल जाती हैं, तो असम में इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। यानी ये सब नदियां इसमें जब आकर मिल जाती हैं तो असम में इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। तो ब्रह्मपुत्र का निर्माण ये नदियां करती हैं। तो यहाँ पे वही चीज बताई गई है कि ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में इसको जमुना कहा जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि किस नदी को जमुना कहा जाता है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये तिब्बत में मानसरोवर के पास से निकलती है
और तिब्बत जो है एक शीत और शुष्क क्षेत्र है। इस वजह से तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी में जल और सिल्ट की मात्रा या अवसादों की मात्रा बहुत कम होती है, क्योंकि तिब्बत एक शीत और शुष्क रीजन है। इसी वजह से वहां पर इस नदी में जल की मात्रा और सिल्ट की मात्रा बहुत कम होती है। जब यह नदी भारत में उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में होकर गुजरती है तो इसमें जो है जल की मात्रा भी बढ़ जाती है और अवसादों की मात्रा भी बढ़ जाती है। यही कारण है कि इस नदी की वजह से असम वाले रीजन में भयंकर बाढ़ भी आती है। असम में ये पहुंचकर ये नदी जो है अनेक धाराओं में बहने लगती है, तो उस समय जैसे जो है गुम्फित नदी के रूप में ये बहती है। गुम्फित का मतलब क्या होता है कि नदी जो है अपने साथ जो अवसाद लेकर आई है उन अवसादों का नदी के बीच में ही निक्षेपण करने लगती है। तो निक्षेपण करने की वजह से नदी के बीचों बीच में ही टापू टाइप के, द्वीप टाइप के बन जाते हैं। तो उनके आसपास से जब इसकी धारा बहती है तो इसको गुम्फित नदी कहा जाता है। तो यहाँ पर वही चीज बताई गई है कि ये बहुत से नदी द्वीपों का निर्माण करती है। ब्रह्मपुत्र नदी में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली, जो कि असम में पड़ता है, ये स्थित है। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सी नदी पर अवस्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी पर अवस्थित है। इसका नाम है माजुली, जो कि भारत के असम राज्य में पड़ता है। उत्तर भारत की अगर अन्य जो नदियां हैं जैसे गंगा नदी तंत्र है उनसे अगर कंपेयर करें तो ब्रह्मपुत्र नदी में सिल्ट निक्षेपण की जो मात्रा है ये बहुत अधिक होती है, क्योंकि ये भारत के उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों से गुजरती है। इसी वजह से इस नदी में सिल्ट निक्षेपण की जो मात्रा है बहुत ज्यादा होती है। अब यहां पर प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में बताया गया है। देखिए प्रायद्वीपीय भारत में जो मुख्य जल विभाजक का निर्माण है ये पश्चिमी घाट द्वारा होता है, क्योंकि पश्चिमी घाट एक सतत पर्वत श्रृंखला है। ये यहाँ पर ऐसे पड़ता है, तो पश्चिमी घाट यहाँ पर मुख्य जल विभाजक का काम करता है। प्रायद्वीपीय भाग की अधिकतर जो मुख्य नदियां हैं जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये पूर्व की ओर बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। यानी पश्चिम से निकलकर ये नदियां पूर्व की ओर बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। देखिए ये नदियां जो है अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। पश्चिमी घाट से जो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं ये छोटी धाराओं वाली नदियां हैं। यानी कुछ नदियां ऐसी भी हैं जो पश्चिमी घाट से पश्चिम की ओर बहती हैं। अधिकांश नदियां तो पश्चिम से निकलकर पूर्व की ओर बह रही हैं, जबकि कुछ नदियां ऐसी हैं जो पश्चिमी घाट से पश्चिम की ओर बह रही हैं। यहाँ पर नर्मदा और तापी ये दो बड़ी नदियां हैं जो कि पश्चिम की तरफ बहती हैं और ज्वारनद मुख का निर्माण करती हैं। देखिए ज्वारनद मुख का मतलब क्या होता है कि जब नदी का पानी समुद्र में सीधे जाके गिरता है, ऊंचाई से सीधे जाके गिरता है, तो ज्वारनद मुख बनता है। जबकि ये जो नदियां होती हैं इनका जल अंतिम पड़ाव तक पहुंचते पहुंचते काफी ज्यादा मंद हो जाता है और मंद होने की वजह से निक्षेपण अधिक मात्रा में होता है, तो डेल्टा बनाती हैं। जबकि ये ऊंचाई से गिरने वाली जो नदियां होती हैं सीधे सीधे अपना जल समुद्र में गिराती हैं, तो वहां पर एस्चुरी बनती है। प्रायद्वीपीय नदियों की अफवाह द्रोणियां जो है आकार में अपेक्षाकृत छोटी हैं। देखिए इनकी जो सहायक नदियां वगैरह हैं उनमें भी पानी की मात्रा कम रहती है और सहायक नदियां भी कम है, तो इनकी अफवाह द्रोणियां जो है उत्तर भारत की जो हिमालय की नदियां हैं उनकी तुलना में इनकी अफवाह द्रोणी अपेक्षाकृत छोटी है। तो सबसे पहले यहां बात की गई है नर्मदा द्रोणी की। देखिए नर्मदा का उद्गम जो है एमपी में अमरकंटक पहाड़ी के निकट से है और ये पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी में बहती है। यानी कि पश्चिम की ओर नदी जो है भ्रंश घाटी में बहती है। जबलपुर के निकट संगमरमर के जो सेल हैं यहाँ पर ये गहरे गार्ड का निर्माण करती है और यहाँ नदी तीव्र ढाल से गिरती है, वहां पर ये धुआंधार प्रपात का निर्माण करती है। कई बार पूछा जाता है कि नर्मदा नदी पर कौन सा जलप्रपात है। नर्मदा नदी जो है धुआंधार जलप्रपात बनाती है। नर्मदा की अन्य सहायक नदियों की बात करें तो इसकी जो सहायक नदियां हैं बहुत छोटी हैं और इनमें से अधिकतर जो है समकोण पर मुख्य धारा से मिलती हैं। नर्मदा की द्रोणी है ये एमपी और गुजरात के कुछ भागों में फैली हुई है। इसके बाद है तापी या ताप्ती नदी। ये तापी का उद्गम जो है एमपी के बैतूल जिले में सतपुड़ा की श्रृंखलाओं में है और यह भी नर्मदा नदी के समानांतर भ्रंश घाटी में बहती है। हालांकि इसकी लंबाई बहुत ज्यादा कम है। इसकी द्रोणी जो है एमपी, गुजरात और महाराष्ट्र राज्य में है। यानी इसका जो जलग्रहण क्षेत्र है कौन कौन से राज्यों में है, एमपी में है, गुजरात में है और महाराष्ट्र में है। इसके अलावा पश्चिम की ओर बहने वाली अन्य मुख्य नदियों में साबरमती, माही, भारत पूजा और पेरियार हैं। ये भी पश्चिम की ओर बहने वाली कुछ नदियां हैं। गोदावरी नदी, देखिए जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, यहां पर गोदावरी नदी की बात हो रही है। ये गोदावरी नदी है, आप देख पा रहे हैं गोदावरी नदी है। तो गोदावरी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिम घाट के ढलानों से निकलती है। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है और अंत में यह बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। प्रायद्वीपीय भारत की अन्य नदियों से अगर कंपेयर करें तो प्रायद्वीपीय नदियों में इसका अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है। इसकी द्रोणी जो है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में इसकी नदी द्रोणी का 50% भाग पड़ता है। फिर एमपी में, उड़ीसा में और आंध्र प्रदेश में भी पड़ता है इसका भाग, लेकिन इसका 50% भाग जो है अकेले महाराष्ट्र में पड़ता है। गोदावरी में अनेक सहायक नदियां मिलती हैं जैसे कि पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता,
मंजरा, वेनगंगा और पेनगंगा ये सभी गोदावरी की सहायक नदियां हैं। इनमें से अंतिम तीनों जो हैं ये काफ़ी बड़ी हैं। ये मंजरा, वेनगंगा और पेनगंगा, ये तीनों नदियां, तीनों इसकी जो सहायक नदियां हैं ये काफ़ी बड़ी सहायक नदियां हैं। इसके बड़े आकार और विस्तार की वजह से इसे दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। यानी इसके बड़े आकार की वजह से, इसके विस्तार की वजह से इसको कभी कभी दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। अगली नदी है महानदी द्रोणी। देखिए, महानदी का उद्गम जो है छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि पहाड़ियों से होता है और यह उड़ीसा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी लंबाई जो है 851 किलोमीटर है। इसकी अपवाह द्रोणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा राज्यों में पड़ती है। कृष्णा नदी की बात करें तो महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर के निकट एक स्रोत से निकलती है और इसकी लंबाई लगभग 1400 किलोमीटर है और अंत में अपना जल ये बंगाल की खाड़ी में गिराती है। तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी और भीमा इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। कृष्णा की अपवाह द्रोणी महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्य में फैली है। अब है कावेरी द्रोणी। देखिए, कावेरी जो है ये पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है और तमिलनाडु में कुल्लूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में अमरावती, भवानी, हेमावती और काबिनी है। इसकी द्रोणी जो है तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में फैली हुई है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर ही स्थित है। इसके अलावा पूर्व की ओर बहने वाली कुछ अन्य नदियां भी बताई गई हैं, जैसे दामोदर, ब्राह्मणी, बैतरणी और सुवर्णरेखा। ये कुछ महत्वपूर्ण छोटी नदियां हैं, ये भी पूर्व की तरफ बहती हैं। इसके अलावा आगे यहां पर झीलों की बात की गई है। देखिए, पृथ्वी की सतह पर जो गर्त वाले हिस्से होते हैं, गड्ढे वाले हिस्से होते हैं जिनमें जल जमा हो जाता है, उसे झील कहा जाता है। और जो बड़े आकार वाली जो झीलें होती हैं उनको समुद्र कहा जाता है, जैसे कैस्पियन, मृत या फिर अरल सागर। ये सभी क्या है? ये सभी झीलें ही हैं, लेकिन इनका आकार बड़ा है, इसी वजह से इनको सागर या समुद्र कहा जाता है। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं, नदी जो है अपने मध्य भाग में नदी की जो धारा होती है मंद पड़ जाती है। मंद पड़ने की वजह से नदी जो विसर्ग बनाती है, और जब विसर्ग का एक भाग कट जाता है, नदी की धारा से कट जाता है, पृथक झील टाइप बन जाता है। इस कटे हुए भाग को गोकुड़ झील कहा जाता है। स्पिट तथा बार, यानी स्पिट या बार का मतलब रोदिका, ये तटीय क्षेत्रों में बनते हैं। तटीय क्षेत्रों में निक्षेपण से बनने वाली जो स्त्राकृतियां हैं उनमें स्पिट और बार आ जाते हैं। तो इनकी वजह से क्या होता है, इनकी वजह से समुद्र का जो जल का पार्ट है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। स्पिट या अगर स्पिट या रोदिका इस तरह से बन जाएगी या स्पिट या बार इस तरह से बन जाएगा तो समुद्र का जो जल है एक हिस्सा यहाँ से पृथक हो गया, तो यहाँ पर एक खारे पानी की एक झील बन जाती है। तो स्पिट और बार तटीय क्षेत्रों में लैगून का निर्माण करते हैं। लैगून जो है खारे पानी की झील को कहा जाता है, जैसे चिल्का झील, पुलिकट झील और कोलेरू झील, ये सभी क्या है? खारे पानी की झीलें हैं। तो यहां पर आपको ध्यान देना है, खारे पानी की जो झील होती है उसको लैगून भी कहा जाता है। तो चिल्का, पुलिकट और कोलेरू जो है ये सभी लैगून झीलों का उदाहरण है। वहीं अंतर्देशीय भागों, यानी जो अंतर्देशीय का मतलब जो अंदरूनी भाग है, अंतर्देशीय भागों वाली जो झीलें होती हैं ये कभी कभी मौसमी होती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर राजस्थान की जो सांभर झील है, जो कि एक लवड़ी झील है, ये मौसमी झील है। यानी इस झील का जो पानी है ये नमकीन पानी है और इसका जल का उपयोग जो है नमक के निर्माण में भी किया जाता है। मीठे पानी की जो अधिकांश झीलें हैं वो हिमालय क्षेत्र में पाई जाती हैं और ये मुख्यतः हिमानी के द्वारा बनती हैं, यानी जो आपके ग्लेशियर वगैरह हैं उनके द्वारा ये झीलें बनती हैं। देखिए, जब हिमालय का कोई ग्लेशियर किसी स्थान पर कोई गड्ढा वगैरह क्रिएट कर देता है और गड्ढा क्रिएट करने के बाद जब ग्लेशियर पिघल जाता है तो ग्लेशियर के पिघलने की वजह से उस गड्ढे में पानी भर जाता है, तो ऐसे करके हिमालय रीजन में झील बन जाती है। जम्मू और कश्मीर की जो बूलर झील है ये भूगर्भीय प्रक्रियाओं के से बनी झील है। देखिए, कई बार ये पूछा गया है कि बूलर झील किस प्रकार की झील है। बूलर झील जो है भूगर्भीय क्रियाओं से बनी एक झील है और ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील है। इसके अलावा डल झील, भीमताल, नैनीताल, लोकटक और बड़ा पानी कुछ अन्य महत्वपूर्ण मीठे पानी की झीलें हैं। अच्छा, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि ये सभी झीलें किन किन राज्यों में पड़ती हैं। ये आपके लिए टास्क है। ये आप क्वेश्चन के तौर पर इसका आंसर कमेंट में देंगे कि डल झील, भीमताल, नैनीताल, लोकटक, बड़ा पानी जो झीलें हैं ये किन किन राज्यों में अवस्थित हैं। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है, ये आपके लिए टास्क है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि झीलें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा झील, जब हम कोई बांध वगैरह भी बनाते हैं तो बांध बनाने पर जो अतिरिक्त पानी होता है किसी एरिया में भर जाता है तो वहां पर भी एक झील बन जाती है। तो इसके अतिरिक्त जल विद्युत उत्पादन के लिए नदियों पर बांध बनाने से भी झील का निर्माण हो जाता है। जैसे गुरु गोविंद सागर, ये भी एक मानव निर्मित झील है। तो ये झील जो है भाखड़ा नागल परियोजना के फलस्वरूप बनी है। देखिए, झीलें काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। झीलें न केवल पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखती हैं बल्कि जो आसपास का जो नदी का बहाव है
उसको भी सुचारू बनाने में सहायक होती हैं। यानी जिस समय अत्यधिक वर्षा होती है तो अत्यधिक वर्षा के समय ये बाढ़ के पानी को रोकती हैं और सूखे की स्थिति में पानी के भाव को संतुलित करने में सहायता करती हैं, यानी अंडरग्राउंड वाटर को फिल करने में भी ये मदद करती हैं। आगे यहाँ पर राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना यानी NRCP के बारे में बताया गया है। देखिए, देश में नदी सफाई कार्यक्रम का शुभारंभ जो है 1985 में गंगा एक्शन प्लान यानी गैप के साथ आरंभ हुआ। गंगा एक्शन प्लान जो है राजीव गांधी के कार्यकाल में स्टार्ट हुआ था। 1995 में इस योजना का विस्तार किया गया, यानी कि 1995 में जो गंगा एक्शन प्लान है इसी में अन्य नदियों को जोड़ने के लिए इसका विस्तार किया गया है, तो इसका नाम फिर राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना कर दिया गया है। NRCP का जो उद्देश्य है ये नदियों के जल में प्रदूषण को कम करके जल की जो गुणवत्ता है उसको सुधार करना है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। देखिए, आप लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि अब आपको कोई नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर इसके क्लास नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर ऐसे अभ्यर्थी जिन अभ्यर्थियों को इसके प्रिंटेबल नोट्स और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज भी चाहिए तो वो हमारे टेलीग्राम से इसको परचेज भी कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।